हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आयरन को उसके अयस्कों से किस प्रकार निष्कर्षित किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास में आयरन होता है, इसको मुख्यतः पायरो धातु कर्म द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। मुख्यतः मुख्यतः पायरो धातु कर्म पायरो धातु कर्म द्वारा द्वारा निष्कर्षित किया जाता है किया जाता है। अब बच्चों देखिए, इसकी अभिक्रिया देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास में जो आयरन है, यहाँ पर समझिए कि आयरन के जो अयस्क होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, एक तो हेमेटाइट होता है हमारे पास में Fe2O3। वहीं पे दूसरा मैग्नेटाइट होता है जिसे हम Fe3O4 कहते हैं। वहीं पे एक होता है लिमोनाइट जो कि Fe2O3.3H2 होता है। वहीं पे एक होता है सिडेराइट जो कि FeCO3 होता है। ये यहाँ पर बच्चों अयस्क होते हैं आयरन के। तो यहाँ पर ये हम लिखेंगे Fe2O3 Fe2O3 जो कि हेमेटाइट है, हेमेटाइट, या फिर इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। हम जिस अयस्क का यहाँ पर सांद्रण करेंगे उसके बारे में बात करें तो देखिए, हमारे पास में ये होता है मैग्नेटाइट की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, ये यहाँ पर होता है मैग्नेटाइट। आयरन के और भी अयस्क होते हैं लेकिन जिनके हमने अभी नाम बताए, लेकिन अब अभी अभी हम यहाँ पर बात करेंगे मैग्नेटाइट की। यहाँ पर मैग्नेटाइट का सांद्रण करेंगे तो सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पर इसका काटना और पीसना यहाँ पर प्रक्रिया की जाती है, जो धातु कर्म की प्रक्रिया है। काटना और पीसना, काटना और पीसना। तो हमें यहाँ पर पाउडर और प्राप्त होता है, यानी कि हमें यहाँ पर पाउडर अयस्क प्राप्त होता है। पाउडर अयस्क, या फिर इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, अयस्क का पाउडर हमें प्राप्त होता है। अयस्क पाउडर अयस्क पाउडर प्राप्त होता है बच्चों। फिर इसका हम करते हैं यहाँ पर सांद्रण। यहाँ पर इसका सांद्रण करते हैं और सांद्रण इसका किया जाता है गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ये इसके घनत्व में और जो इसमें अशुद्धि है उसके घनत्व में अंतर होता है। तो यहाँ पर इसका गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा भी कर सकते हैं और चुंबकीय पृथक्करण द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आयरन जो है वो चुंबकीय गुण भी दर्शाता है। तो यहाँ पर इसका गुरुत्वीय गुरुत्वीय पृथक्करण और चुंबकीय पृथक्करण किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण। तो बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है सांद्रित अयस्क। यहाँ पर हमें ये सांद्रित अयस्क सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। और इस सांद्रित अयस्क में देखिए क्या क्या होता है। तो इसमें यहाँ पर ये हमारे पास में Fe2O3 है, सांद्रित अयस्क Fe2O3 Fe2O3। और इसमें यहाँ पर ये हमारे पास में Fe3O4 है, Fe3O4 जिसमें FeO और Fe2O3 शामिल है, Fe2O3 शामिल है। अब देखिए, यहाँ पर अशुद्धि भी है साथ में, जो कि SiO2 की अशुद्धि है, SiO2 अशुद्धि, ये भी यहाँ पर है साथ में। अब इसके बाद इसका भर्जन किया जाता है और भर्जन में हमें पता है इसको ऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा। यहाँ पर ये ऑक्साइड तो ऐसे ही, इसको और अधिक यहाँ पर भर्जन के द्वारा भर्जन भर्जन जब इसका किया जाता है तो जो Fe+2 है, यहाँ पर भर्जन में Fe+2 Fe+3 में परिवर्तित हो जाएगा। अब कुछ तो यहाँ पर Fe3+ ऑलरेडी होगा और कुछ यहाँ पर Fe2+ होगा। तो जो Fe2+ होगा वो भी यहाँ पर Fe3+ में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पे हमें प्राप्त होगा टोटली Fe2O3। ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, Fe2O3 हमें प्राप्त होगा, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पर +2 में है तो ये +2 में से परिवर्तित होकर +3 में आ जाएगा और हमें यहाँ पर Fe2O3 प्राप्त होगा। अब बच्चों इसका किया जाता है प्रगलन। यहाँ पर इसका करते हैं प्रगलन। और प्रगलन में देखिए यहाँ पर शामिल होता है वर्जित अयस्क, वर्जित अयस्क प्लस कोक प्लस कैल्शियम कार्बोनेट
ये यहाँ पर शामिल होते हैं। अब बच्चों हमारे पास में इसके बाद में किया जाता है इसका यहाँ पर पायरो धातु कर्म, पायरो धातु कर्म। तो उसकी प्रक्रिया अब हम आगे देखें तो देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से भट्टी होती है जिसे यहाँ पर कहा जाता है वात्या भट्टी। तो देखिए इस प्रकार से होगी। यहाँ पर हम भट्टी बनाएंगे तो ये जिसमें कि यहाँ पर आयरन का पायरो धातु कर्म किया जाता है और इस भट्टी का नाम यहाँ पर वात्या भट्टी होता है। इस भट्टी का नाम वात्या भट्टी होता है। तो इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से बनाते हैं। इसमें बच्चों सब यहाँ पर सबसे नीचे जो क्षेत्र होता है उसमें तापमान सबसे अधिक होता है, हमें पता है। और सबसे अधिक तापमान होने के कारण जो सबसे नीचे क्षेत्र होता है उसको यहाँ पर कहा जाता है दहन क्षेत्र, जिसका तापमान लगभग 2170 केल्विन होता है। उसके बाद बच्चों जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। तो यहाँ पर ये 1570 केल्विन, फिर ये 1270 केल्विन, और उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो 100 यहाँ पर 1070 केल्विन, 1070 केल्विन हो जाएगा। अब बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास में ये हमने प्रगलन किया था, ये जो प्रगलन किया था इसको डालते हैं वात्या भट्टी में। यहाँ पर ये वात्या भट्टी में डालते हैं इसको। वात्या जो हमारे पास में वर्जित अयस्क था जिसका हमने प्रगलन किया था, इसको यहाँ पर वात्या भट्टी में डालते हैं, वात्या भट्टी में। अब वात्या भट्टी में डालते हैं तो यहाँ पर इसे इस प्रकार से डाला जाता है। देखिए यहाँ पर ये यहाँ से इसको डाला जाता है, इसमें अशुद्धि भी कुछ होगी इस प्रकार से। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर यहाँ से ये डाला जाता है अयस्क जो कि वर्जित अयस्क था, वर्जित अयस्क प्लस कोक प्लस चूना पत्थर जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर जो कि हमारे पास में CO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ये यहाँ से डाले जाते हैं। तो देखिए बच्चों होता क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास में जो 1070 केल्विन तापमान पर है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन किया जाता है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन किया जाता है, अपचयन। तो बच्चों ये अपचयन करती है सबसे पहले तो यहाँ पर Fe2O3 का, Fe2O3 का, और ये इसको परिवर्तित कर देती है Fe3O4 में। कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन से Fe3O4 प्लस CO2। अब इसमें पूरा अपचयन नहीं हुआ, इसमें कुछ +3 भी और +2 भी है। अब देखिए इसके बाद में जो Fe3O4 है, Fe3O4 प्लस यहाँ पर इसका फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन होता है तो ये परिवर्तित हो जाता है FeO में। अब इसका यहाँ पर पूर्ण अपचयन हो गया, ये +2 में आ गया। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर ये +2 में आ गया, इसके दौरान यहाँ पर इसका होता है पूर्ण अपचयन FeO प्लस CO, जिससे हमें प्राप्त होता है Fe प्लस CO2। ये इस क्षेत्र में हो रहा है। इसके बाद में देखिए जो हमारे पास में दूसरा क्षेत्र है यहाँ पर इसमें यहाँ पर धातुमल का निर्माण होता है, धातुमल, धातुमल निर्माण, धातुमल निर्माण। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो परिवर्तित हो जाता है CaO प्लस CO2 में, जो कि यहाँ पर जो हमारे पास में SiO2 था, हमारे पास में SiO2 की अशुद्धि थी, उसके साथ में धातुमल बना लेता है। यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर क्रिया करता है SiO2 से, SiO2 के द्वारा क्रिया करता है और यहाँ पर निर्माण कर लेता है अशुद्ध यहाँ पर धातुमल का, कैल्शियम SiO3 जो कि हमारे पास में धातुमल है, धातुमल, इसका यहाँ पर निर्माण होगा। इसके पश्चात में जो अगला क्षेत्र होता है इसे गलन क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर ये होता है गलन क्षेत्र, गलन क्षेत्र। इस गलन क्षेत्र में जो अभिक्रिया होती है, यहाँ पर जो हमारे पास में धातु मिलता है ये पिघल जाता है, कैल्शियम, यहाँ पर इसका गलन होता है, लिक्विड में आ जाता है। इसके बाद में जो दहन क्षेत्र है
यहाँ पर ये दहन क्षेत्र, दहन क्षेत्र, तो दहन क्षेत्र में बच्चों जो हमारे पास में कार्बन है, यहाँ पर कार्बन द्वारा अपचयन होता है और ये परिवर्तित होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO2 में, और फिर जो हमारे पास में FeO होता है, FeO, उसका यहाँ पर अपचयन होता है कार्बन द्वारा, और ये हमें प्राप्त होता है यहाँ पर गलित अवस्था में, यहाँ पर ये गलित अवस्था में हमें प्राप्त होता है, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर निकलती है। अब देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इसमें हमें दो चीज प्राप्त होती है, एक तो धातुमल होता है, एक तो धातुमल होता है, दूसरा आयरन के साथ में यहाँ पर कुछ कार्बन होता है। यहाँ पर हमारे पास में ये तो होगा धातुमल, ये हमारे पास में धातुमल होगा, और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारे पास होगा आयरन जो कि गलित अवस्था में होगा, और साथ में कार्बन, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास में हो गया धातुमल, धातुमल जो कि गलित अवस्था में है, और ये हमारे पास में हो गया आयरन प्लस कार्बन, आयरन जो कि गलित अवस्था में है प्लस कार्बन, ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर से हमारे पास में हमें प्राप्त होता है आयरन, इस प्रकार से होगा, यहाँ से हमें आयरन प्राप्त होता है जो कि पिग आयरन, कच्चा लोहा से कहा जाता है। ये यहाँ पर से हमें पिग आयरन, जिसे कच्चा लोहा कहा जाता है, कच्चा लोहा, ये हमें प्राप्त होता है, जिसमें आयरन प्लस 4% कार्बन होता है, आयरन और 4% कार्बन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। अब देखिए जो हमें यहाँ पर ये कच्चा आयरन प्राप्त हुआ है, ये कच्चा आयरन, इसका बच्चों यहाँ पर रद्दी लोहा, रद्दी लोहे के साथ गर्म किया जाता है, रद्दी लोहे के साथ गर्म किया जाता है, जिससे बच्चों हमें यहाँ पर प्राप्त होता है पिटवा लोहा, आयरन प्लस 3% कार्बन, ये हमें ढलवा लोहा प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें ढलवा लोहा प्राप्त होता है, तो हमारे पास में कच्चा लोहा था, कच्चा लोहा, ये हमारे पास में होता है ढलवा लोहा, ढलवा लोहा। इसके बाद में यहाँ पर बच्चों दो अभिक्रिया और की जाती है, पुडिंग, पुडिंग और बेसेमरीकरण, पुडिंग और दूसरा बेसेमरीकरण, बेसेमरीकरण यहाँ पर किया जाता है, जिससे हमें पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है, आयरन प्लस यहाँ पर कार्बन अब मिनिमम होगा बहुत कम मात्रा में, तो ये होता है पिटवा लोहा, पिटवा लोहा जो कि हमारे पास में शुद्धतम रूप होता है, पिटवा लोहा, ये हमारे पास में शुद्धतम रूप होगा। अब देखिए बात करें इसके उपयोग की, उपयोग का उपयोग बच्चों निर्माण क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में, पुल बनाने में, भवन निर्माण में, सड़क निर्माण में किया जाता है, पुल निर्माण में, भवन निर्माण में, भवन निर्माण में, वहीं पर परिवहन क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है, परिवहन क्षेत्र में, रेल की पटरियां बनाने में, जैसे रेल की पटरियां बनाने में, तो बच्चों ये हमारे पास में जो पिटवा लोहा है, ये पिटवा लोहा वाणिज्यिक लोहे का शुद्धतम रूप है, वाणिज्यिक लोहे का, यहाँ पे इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमारे पास में जो पिटवा लोहा है वाणिज्यिक लोहे का शुद्धतम रूप है, वाणिज्यिक लोहे का, लोहे का शुद्धतम, शुद्धतम रूप होता है, ये शुद्धतम रूप है। अब देखिए बच्चों हमने यहाँ पर समझा किस प्रकार से लोहे का, यहाँ पर लोहे के जो अयस्क है उनका यहाँ पर निष्कर्षण किया जाता है, लोहे का जो निष्कर्षण किया जाता है उसके महत्वपूर्ण उपयोग समझे। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।